आप सभी विद्यार्थियों का टीचर्स क्लास वे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज से मैं एक नए टॉपिक का श्री गणेश कर रहा हूँ। आज से हम इतिहास एनसीईआरटी इतिहास कक्षा 9 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी इतिहास को कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज का इतिहास में हम आज कक्षा 11 के पहले टॉपिक लेखन कला और शहरी जीवन पर चर्चा करूंगा। यह न्यू एनसीईआरटी की बुक है। न्यू एनसीईआरटी के बुक में पहला टॉपिक है लेखन कला और शहरी जीवन। ओल्ड एनसीईआरटी में समय की शुरुआत से था। तो लेखन कला और शहरी जीवन कक्षा 11 इतिहास का यह पहला ही चैप्टर है और मैं आज इसी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करूंगा। मैं लेखन कला और शहरी जीवन जो कि कक्षा 11 के इतिहास का पहला चैप्टर है, इसको हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज पहले पार्ट में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लेखन कला और शहरी जीवन, अगर इस टॉपिक का नाम केवल शहरी जीवन होता, अगर इस टॉपिक का नाम केवल शहरी जीवन होता तो इसका सीधा संबंध हम निकाल लेते किससे? हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से। परंतु हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एक और सभ्यता थी जिसका लेखन कला या लेखन शैली हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना में बेहतर था। तो वह सभ्यता कौन सी थी जिसमें हड़प्पा सभ्यता की बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं? तो वह सभ्यता थी मेसोपोटामिया। वह सभ्यता थी मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया पे ही हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि लेखन कला और शहरी जीवन का सीधा संबंध मेसोपोटामिया के इतिहास को जानने का है। क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों समकालीन सभ्यताएं थी और दोनों सभ्यताओं में काफी समानताएं पाई जाती हैं, परंतु लेखन कला की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से बेहतर थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता, पहला प्रश्न, पहला पॉइंट, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की सभ्यता थी या मेसोपोटामिया कहां पर स्थित है? तो मेसोपोटामिया इराक में स्थित है। इसको नोट करते चलिए आप लोग एक नोट्स बुक की तरह। मेसोपोटामिया की वर्तमान स्थिति कहां पर है? इराक में। वर्तमान स्थिति इराक में है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के, मेसोपोटामिया की परिभाषा लिख लीजिए या मेसोपोटामिया का अर्थ, मेसोपोटामिया का अर्थ एवं परिभाषा। मेसोपोटामिया की वर्तमान स्थिति या मेसोपोटामिया का क्षेत्र किस देश में पड़ता है, यह प्रश्न पूछा जाता है। परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो मेसोपोटामिया की स्थिति जो है, वर्तमान स्थिति है, वह इराक में है। मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में पड़ता है। तो मेसोपोटामिया का अर्थ एवं परिभाषा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के 2 शब्द, यूनानी भाषा के 2 शब्द, यूनानी भाषा के
दो शब्द, वह दो शब्द कौन से हैं? मेसोस और पेटोमोस से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस और पेटोमोस से मिलकर बना है, जिसमें मेसोस का अर्थ होता है, जिसमें मेसोस का अर्थ होता है मध्य, जिसमें मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पेटोमोस का अर्थ होता है नदी। अर्थात मेसोपोटामिया दो नदियों के मध्य की भूमि है। अर्थात मेसोपोटामिया दो नदियों के मध्य की भूमि है। वह दो नदियां कौन सी हैं? वह दो नदियां कौन सी है जिसके क्षेत्र को या जिसकी भूमि को हम मेसोपोटामिया की भूमि या मेसोपोटामिया का क्षेत्र कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम उन दो नदियों पर चर्चा करेंगे। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्द मेसोस और पेटोमोस से मिलकर बना है, जिसमें मेसोस का अर्थ होता है मध्य और पेटोमोस का अर्थ होता है नदी। तो मेसोपोटामिया दो नदियों के मध्य स्थित है। वह दो नदियां कौन सी हैं? वह दो नदियां कौन सी हैं जिसके क्षेत्र को हम मेसोपोटामिया का क्षेत्र कहते हैं? यह प्रश्न पूछा गया है। तो वह दो नदियां या वह दो नदियां कौन सी हैं जिसके क्षेत्र को मेसोपोटामिया का क्षेत्र कहा गया? मेसोपोटामिया का क्षेत्र कहा गया। तो वह दो नदियां कौन सी हैं जिसके क्षेत्र को मेसोपोटामिया का क्षेत्र कहा गया? यह प्रश्न पूछा जाता है। तो वह दो नदियां दजला और फरात हैं। दजला और फरात। दजला और फरात नदियों के मध्य की भूमि को मेसोपोटामिया की भूमि कही जाती है या मेसोपोटामिया का क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें हम दजला को यूफ्रेटस और फरात को टाइग्रिस के नाम से जानते हैं, जिसमें हम दजला को यूफ्रेटस और फरात को टाइग्रिस के नाम से भी जानते हैं। दजला और फरात नदियों के मध्य मेसोपोटामिया का क्षेत्र स्थित है और मेसोपोटामिया इराक में स्थित है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम मेसोपोटामिया की लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? मेसोपोटामिया की लिपि
मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो जैसा कि अभी हमने बताया कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की जो सभ्यता है, इन दोनों सभ्यताओं में काफी समानताएं पाई जाती हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दोनों में काफी समानताएं पाई जाती हैं और दोनों समकालीन भी थे, दोनों समकालीन थी। लेकिन लेखन कला के कारण, लेखन कला की उत्कृष्टता के कारण, लेखन कला की उत्कृष्टता के कारण मेसोपोटामिया की जो लिपि थी वह हड़प्पा सभ्यता की लिपि से ज्यादा बेहतर थी। और मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो इसका उत्तर होगा किलाक्षर। किलाक्षर यह कील के जैसी होती थी। इसे किलाक्षर क्यों कहा जाता है? यह कील के जैसी होती थी। मिट्टी की पटरियों पर कील जैसी औजार से, गीली मिट्टी की पटरियों पर कील जैसी औजार से गोदे जाने के कारण इस लिपि को हम किलाक्षर लिपि कहते हैं। इसकी आकार कुछ ऐसी होती है। इस तरह की लिपि है किलाक्षर, जो कि कील के जैसी प्रतीत होती है। इसी कारण इस लिपि को किलाक्षर कहा जाता है। जबकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह पिक्टोग्राफ या चित्राक्षर थी। पिक्टोग्राफ या चित्राक्षर थी, जो कि अपठनीय है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, परंतु किलाक्षर लिपि को पढ़ा जा चुका है, यह पठनीय है। अब इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वह है कि मेसोपोटामिया किस लिए प्रसिद्ध है? मेसोपोटामिया विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो मेसोपोटामिया सर्वप्रथम अपने लेखन कला और दूसरा शहरी जीवन विशाल, और हम लिख देते हैं कि मेसोपोटामिया अपनी लेखन कला शहरी जीवन विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित व खगोल विद्या के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इसको भी नोट कर लीजिए कि मेसोपोटामिया अपनी लेखन कला, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित व खगोल विद्या के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। लेखन कला और शहरी जीवन, जो कि कक्षा 11 के इतिहास का पहला चैप्टर है। मैं इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। एनसीईआरटी को ठीक ढंग से पढ़ने की या और पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अब उसके बाद जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बनता है, कई बार पूछा जाता है कि मेसोपोटामिया की भाषा क्या थी? मेसोपोटामिया की भाषा, मेसोपोटामिया की भाषा क्या थी?
यह कई बार पूछा गया है। तो मेसोपोटामिया की भाषा अगर देखा जाए तो सर्वप्राचीन भाषा, मेसोपोटामिया की सर्वप्राचीन भाषा सुमेरियन थी। सुमेरियन या सुमेरी थी। 4000 ईसा पूर्व के आसपास अक्कडी लोग यहां पर आकर बस गए और वे लोग अक्कडी भाषा का प्रयोग करने लगे, जिसके बाद जो मेसोपोटामिया की मूल निवासी थी वे भी अक्कडी भाषा का प्रयोग करने लगे और धीरे धीरे सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कडी भाषा ने ले लिया। धीरे धीरे सुमेरियन भाषा का स्थान अक्कडी भाषा ले लिया और अक्कडी भाषा सिकंदर के समय तक फली फूली। अक्कडी भाषा सिकंदर के समय तक फली फूली। उसके बाद अरामाइक भाषा ने इसका स्थान ले लिया और अरामाइक भाषा ने इसका स्थान ले लिया और यह हिब्रू से, जो अरामाइक भाषा थी यह हिब्रू से मिलती जुलती भाषा थी और यह आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। तो मेसोपोटामिया की जो भाषा है, सर्वप्राचीन अगर भाषा पूछेगा तो उसका उत्तर होगा सुमेरियन या सुमेरी। और उसके बाद अगर पूछेगा कि मेसोपोटामिया के दौरान ऐसी कौन सी भाषा प्रचलित थी जो आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है, तो उसका उत्तर होगा हिब्रू। उसका उत्तर होगा हिब्रू। इसको भी नोट कर लीजिए कि मेसोपोटामिया सभ्यता से निकली हुई ऐसी कौन सी भाषा है जो आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है, तो उसका उत्तर होगा हिब्रू। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्योंकि आज का यह जो वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाएंगे, हम इसे 2-3 वीडियो में लेखन कला और शहरी जीवन को कंप्लीट करेंगे। छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो उसे समझने में, उसे देखने में और नोट्स बनाने में आसानी होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं मेसोपोटामिया की खोज। देखिए, सर्वप्रथम 1840 ईस्वी में मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत की गई थी। पुरातात्विक खोजों की शुरुआत की गई थी। (1840) के दशक में मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों की शुरुआत की गई थी। सर्वप्रथम सर लियोनार्ड ने सुमेरी नगर में सुमेरी नगर में मेसोपोटामिया से जुड़ी हुई
जानकारी इकट्ठा, जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया था। एकत्रित करने का प्रयास किया था। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन नगर कौन थी? मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन नगर कौन सी थी? मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन नगर, सबसे प्राचीन नगर उरुक और मारी नगर थी। उरुक और मारी नगर थी। मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन नगर उरुक और मारी नगर थी। मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन नगर उरुक और मारी नगर थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, और वह प्रश्न यह है कि मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी? मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण थी, यह प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर है कि मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए, मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि बाइबल के प्रथम अध्याय या प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में, प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, लिख लीजिए इसको, मेसोपोटामिया यूरोप वासियों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट के कई संदर्भों में इसका उल्लेख है। बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट के कई संदर्भों में इसका उल्लेख है। ओल्ड टेस्टामेंट के कई संदर्भों में इसका उल्लेख है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट, इसको नोट कर लीजिए फिर आगे लिख देते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस में, ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ जेनेसिस में सिमार शब्द का जिक्र किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ जेनेसिस में
बुक ऑफ जेनेसिस में शिमार शब्द का उल्लेख मिलता है। शिमार शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका सीधा संबंध मेसोपोटामिया के सुमेरी नगर से है। जिसका सीधा संबंध मेसोपोटामिया के सुमेरी नगर से है। जिसका सीधा संबंध मेसोपोटामिया के सुमेरी नगर से है। बाइबल में जल प्लावन की कथा का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम इसको भी नोट कर लीजिए, यह महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया था। किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया था। इसको नोट कर लीजिए कि 1873 ईस्वी में ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया था, जिसका उद्देश्य था कि एक ऐसी पट्टिका की खोज करनी है। जिसका उद्देश्य था एक ऐसी पट्टिका को खोजना है जिस पर बाइबल में उल्लिखित एक ऐसी पट्टिका को खोजना है जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की कथा का अंकन हुआ हो। मतलब 1873 में ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया था। और ब्रिटिश म्यूजियम ने कौन सी खोज का प्रारंभ किया था या किस तरह की खोज की प्रक्रिया ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा चलाई जा रही थी, उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था कि एक ऐसी पट्टिका को खोजना जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की कथा का अंकन हुआ हो। इसको नोट कर लीजिए कि एक ऐसी पट्टिका को खोजना जिस पर बाइबल में उल्लिखित जल प्लावन की कथा का अंकन हुआ हो। जल प्लावन की कथा क्या है? यह भी प्रश्न पूछा है, लघुत्तरीय प्रश्न है।
कि जल प्लावन की कथा क्या है। जल प्लावन की कथा पर चर्चा कीजिए। तो जल प्लावन की कथा का उल्लेख बाइबल में किया गया है। बाइबल में जल प्लावन के विषय में बताया गया है कि एक ऐसा जल प्लावन होगा जिसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन नष्ट हो जाएगा, परंतु परमेश्वर पृथ्वी पर जीवन को बचाना चाहेगा और इसके लिए परमेश्वर ने, इसको नोट कर लीजिए कि पृथ्वी पर जल प्लावन के दौरान पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए परमेश्वर ने नोआ नामक एक व्यक्ति को चुना। नोआ नामक एक व्यक्ति को चुना। एक व्यक्ति को चुना और इसे संकेत दिया। नोआ नामक व्यक्ति को संकेत दिया कि तुम्हें, नोआ नामक व्यक्ति को परमेश्वर ने क्या संकेत दिया? नोआ नामक व्यक्ति को परमेश्वर ने संकेत दिया कि तुम्हें एक ऐसी नाव बनानी है जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों के एक एक जोड़े को पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों के एक एक जोड़े को उस नाव में रखना है और उस नाव को हम सुरक्षित करेंगे, उस नाव को हम सुरक्षित बचाएंगे। तो जल प्लावन के दौरान वह नाव सुरक्षित बच गई और उसमें जितने भी प्राणी उपस्थित थे या जितने भी प्राणियों के जोड़े थे वे सभी सुरक्षित रह गए। बाद में उसी से पुनः सृष्टि की रचना की गई थी। तो यही जल प्लावन की कथा है, जिसमें बाइबल में जिस जल प्लावन के विषय में चर्चा की गई है या जिस कथा के बारे में पूछा है वह यही कथा है। यही प्रश्न पूछा जाता है, इसको लघु उत्तरी में लिखना होगा कि जल प्लावन कथा के दौरान ऐसी कौन सी बात है। तो जल प्लावन के दौरान जल प्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को समाप्त करने के लिए अग्रसर थे, परंतु परमेश्वर पृथ्वी पर जीवन को बचाना चाहते थे। इसलिए परमेश्वर ने जल प्लावन के दौरान पृथ्वी पर जीवन बचाने के लिए परमेश्वर ने नोआ नामक एक व्यक्ति को चुना और इसी व्यक्ति से कहा कि आप एक ऐसी नाव बनाइए कि जिसमें पृथ्वी पर उपस्थित सभी प्राणियों के जोड़े को रखा जा सके और मैं उसी नाव को बचाऊंगा और बाद में वही नाव सुरक्षित बची और उस नाव में उपस्थित सभी जोड़े सुरक्षित रहे। बाद में उसी से सृष्टि की रचना की गई। तो अब आगे हम इस चैप्टर का लेखन कला और शहरी जीवन, जो कि कक्षा 11 के इतिहास का पहला टॉपिक है, इसके आगे पॉइंट्स जो भी हैं महत्वपूर्ण, मैं उन पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। क्योंकि लाइट भी जा चुकी है और गर्मी तो आप देख ही रहे हैं, तो इसलिए
आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए। निश्चित रूप से आप एनसीईआरटी में महारथी हो जाएंगे। धन्यवाद।